तो वीडियो कुछ पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि जब संघट से पहले संघट के पश्चात हमने देखा था, इसको मैंने बता दिया था, तो खैर मैं फिर से बता दूंगा इसको, इतना मैंने लिख लिया है। तो हमने देखा था क्या, संघट से पहले M1U1 और प्लस M2U2, संघट के पहले और संघट के पश्चात M1V1 प्लस M2V2। इसकी क्या मोमेंटम कंजर्व थी ना, अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1U1 माइनस M1V1 इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। ये तो इसमें M1 और U1 माइनस V1 इक्वल टू, इसमें क्या निकाले M2V2 माइनस U2। तो संघट के पश्चात पहले पास आने का अपेक्षिक वेग बराबर संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षिक वेग को हमने दिया था। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग आफ्टर कोलिजन, ये हमने देखा था। अब गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या था हमारे पास, 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 और V2 स्क्वायर। वो हाफ 1/2 कॉमन लेके काट दिए थे, और हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M1 निकलेगा और U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसमें हम इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M2 निकलेगा और क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्लस और माइनस में लेंगे, M1U1 माइनस V1 और U1 प्लस V1, और इसको लेंगे M2V2 प्लस U2 और V2 माइनस U2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया थर्ड। अब सेकंड को जो हमारा निकाला था, सेकंड निकाले थे जो गतिज ऊर्जा के लिए था और जो हमारा मोमेंटम था, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, पता नहीं वीडियो बन नहीं पाया, रुक गया था और मैं वीडियो बनाया जा रहा था, तो उसको मैंने देखा वीडियो बना नहीं है, फिर से हमने इसको लिखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो ये निकाला था ना, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों को डिवाइड किए थे। डिवाइड करने के बाद हमारा ये दोनों कैंसल आउट हो गया, M1 भी कैंसल आउट, इसमें M2 भी कैंसल आउट हो गया, और ये निकला संघट के पहले, ठीक, अपेक्षिक वेग, है ना, और संघट के पश्चात अपेक्षिक वेग। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, है ना, ऑफ अप्रोच, और रिलेटिव वेलोसिटी रिसीडिंग आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग आफ्टर कोलिजन। अब हम क्या करेंगे, संघट के पश्चात ए और बी के वेगों की गणना करेंगे। ठीक है, तो इसी को मैंने लिया है, देखिए इसी को मैंने लिया है, इसमें से मैंने V1 निकाला है। ठीक है, इस दोनों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें मैंने क्या, ये हमको निकलेगा संघट के पश्चात पिंड B का वेग, इससे हम निकालेंगे V2 की वैल्यू, V1 पे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, इससे हमको निकलेगा पिंड A का वेग। और इसको हमको किस में रखना है, ये इसमें हम इस वाले इक्वेशन में हमको इससे V1 की वैल्यू को रखेंगे तो V2 का वेग आएगा, और V2 की वैल्यू को रखेंगे हम तो V1 का वेग आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, V1 की वैल्यू को इसमें रखा है, देखो ये V1 की वैल्यू को यहाँ रख दिया है, ये पूरा वैसे ही है, बस V1 की वैल्यू की जगह हमने क्या रखा है, V2 माइनस U1 प्लस U2। जब इसको हमने इससे मल्टीप्लिकेशन किया है ना, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको निकालना है B का वेग, तो M1V2 और M2V2 को मैंने सेपरेट कर दिया है, इन दोनों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद ये दोनों क्या हुआ, 2M1U1, और इनमें से U2 कॉमन निकाला है तो M2 माइनस M1, और M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये हमको निकल गया किसका वेग, संघट के पश्चात पिंड B का वेग। अब संघट के पश्चात पिंड A का वेग को निकालेंगे हम, पिंड A का वेग जो हमने यहाँ से किया है, तो इससे V2 की वैल्यू निकाला है, फिर से इसी इक्वेशन में हमने इस V2 की जगह पुट किया है। इस V2 की जगह देख सकते हैं आप, ये मैंने
पुट किया है, बाकी m1 u1 m2 u2 m1 v1 वैसे ही कॉमन है। अब इस m2 को मैं इस तीनों से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। चूंकि हमको v1 की वैल्यू निकालना है तो v1 पर मैंने गोल मार्क कर दिया है, तो इन दोनों को हमने क्या किया है, m1 प्लस m2 v1 कॉमन निकाला, इन दोनों को इससे ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, देखो m2 u1 इधर इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया है और m2 u2 को क्या किया, इसके साथ ऐड कर दिया है। इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसके साथ इसको इधर ला के ऐड कर दिया है। कॉमन निकाले u1, ये जुड़ गया, और m1 प्लस m2 जो कॉमन निकला था उससे डिवाइड कर दिए, तो ये हमको निकल गया संघट्ट के पश्चात पिंड ए का वेग। डाउट कोई? अब हम निकालेंगे यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हों। क्या निकालेंगे? यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हों, इस स्थिति में क्या होगा। क्लियर? हमको जो पिंड ए और पिंड बी का जो वेग निकला है उसको हमको ध्यान से संभाल के रखना है। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, दोनों पिंडों के संघट्ट के पश्चात ये दोनों पिंडों के वेग समान हो, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या होगा? क्या दोनों पिंड अपना वेग बदल लेंगे चक्कर के बाद? कैसे, क्या कंडीशन होगी, ये आप लोगों को स्पेशल केसेस में आपको ये दिखाई देगा। ओके, देखिए पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही कंटिन्यू है ये, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी रुक गई थी, तो आपको समझने के लिए मैंने ये फिर से वीडियो स्टार्ट किया है, तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। यदि पहला कंडीशन m1 बराबर m2 बराबर m हो, ठीक, स्पेशल केस नंबर 3 कर देते हैं, तब इस स्थिति में ये क्या होगा, m माइनस m और m प्लस m और u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m और u2 इक्वल टू v1, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m प्लस m 2m से कट जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2। अब इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोग सोचिए जब तक हम निकालते हैं। ये तो ए का निकाल, पिंड ए का वेग संघट्ट के पश्चात अपने पिंड बी के प्रारंभिक वेग से चलने लगेगा। अब हम देखते हैं कितना, उसका देखते हैं, 2m अपॉन m प्लस m u1 प्लस m माइनस m और m प्लस m u2 इक्वल टू v2। ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये 2m/2m ये भी कट जाएगा, तो u1 इक्वल टू हो जाएगा v2, मीन्स v2 इक्वल टू कितना होगा, u1। आप लोग सोचिए कि क्या निकलना है। जब दोनों पिंडों के वेग, क्या लिखेंगे, जब दोनों पिंडों के वेग समान हो, इस स्थिति में क्या करेंगे, एक मिनट में 50 सेकंड जब कोई पिंड समान द्रव्यमान के स्थित पिंड टक्कर करता है तो पहला पिंड रुक जाता है, दूसरा पिंड पहले वेग से गति करने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का रूपांतर होगा ना। मैंने इस विशेष स्थिति हमने ये देखा, जब समान द्रव्यमान के दो पिंड एक में 50 संघट्ट करते हैं तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। क्या बोले, जब समान द्रव्यमान के दो पिंड आपस में टक्कर करते हैं, दे आर एक्सचेंज टू अवर वेलोसिटी, वे अपने वेग को क्या कर लेंगे, परस्पर बदल लेंगे, है ना। अब हम और कंडीशन देखते हैं। यदि u2 जीरो हो, है ना, यदि u2 जीरो हो तब क्या होगा, क्लियर। मान लो दूसरा पिंड रेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, इसको देख लेते हैं। दे आर इंटरचेंज टू आवर वेलोसिटी, समान द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो अपने वेग को परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो u2 इक्वल टू 0 हो
तब फिर से हम देखते हैं u2 0 होगा तो क्या होगा, ये 2m1 मैंने ये अगर यहाँ पर u2 को हम 0 करते हैं तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाता है और ये 2m/2m हो जाएगा, है ना। तो v2 = u1 हो जाएगा। चलिए करिए, u2 0 दोनों में रख के आप लोग मेरे को बताइए। द्रव्यमान समान नहीं रखना ना, द्रव्यमान समान नहीं रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, v1 कितना हो जाएगा, = m1 - m2 अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा u1। और u2 में क्या हो जाएगा, v2 में ये 0 हो जाएगा तो 2m1 अपॉन m1 + m2 u1, ये कितना आ जाएगा v2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर से रख देते हैं कि m1 = m2 = m, और इसमें रख देते हैं m1 = m2 = m, तो कितना हो जाएगा, v1 0 हो जाएगा और इसमें v2 कितना हो जाएगा, u1 के बराबर हो जाएगा। जल्दी से बता लीजिए। तो जब u2 0 होता है तो v1 का मान कितना मिला, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 u1, और v2 = 2m1 अपॉन m1 + m2। अब यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हो तब क्या होगा, v1 का मान 0 आ गया, v1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, और v2 कितना हो गया, प्रारंभिक वेग u1 से बराबर हो गया। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघटन में जब कोई पिंड समान द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टक्कर करता है तो पहला पिंड रुक जाता है, दूसरा पिंड पहले के वेग से गति करने लगता है, और इस स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो क्या देखें हम, जब समान ये कंडीशन जो देखें, जब व्हेन द इक्वल मासेस ऑफ, जब समान द्रव्यमान के जो पिंड है, दो पिंड हैं, एक दूसरा पिंड जो स्थिर अवस्था में है उससे टकराता है, तो पहला पिंड टक्कर के बाद क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है, और दूसरा पिंड जो होता है वो पहले पिंड के प्रारंभिक वेग से गति करने लगता है, ठीक है। क्या लिखोगे, जब समान द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे स्थिर पिंड से टकराता है तो टक्कर के बाद तो पहला पिंड स्थिर अवस्था में आ जाता है और दूसरा पिंड जो है पहले पिंड के वेग से क्या करेगा, मोशन करने लगेगा। ये जो स्पेशल केसेस बता रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब मान लो u2 0 करो, m2 इज ग्रेटर देन, तो बहुत सारे पिंड है, वो है कंडीशन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, क्या देखेंगे, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। डालिए हेडिंग, क्या लिखेंगे, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट।
वन डायमेंशनल, एक विमी पूर्णतः अप्रत्याश टंगर, वन डायमेंशनल परफेक्टली, क्या लिखोगे इसको, वन डायमेंशनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वन डायमेंशनल, क्या लिखोगे, परफेक्टली, वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखिए अप्रत्याश ठंगट है, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, गतिज ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतर हो जाता है। लिखना वही है, लेट m1 एंड m2, क्या लिखोगे, लेट m1 एंड m2 बी द मास ऑफ टू बॉडीज, माना कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग अलोंग द एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। मान लो दो पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 m2 है, मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में गति करते हैं, विद u1 और u2 वेलोसिटी। मान लो कि दो पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 m2 है, u1 और u2 प्रारंभिक एक u1 u2 से एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। क्या लिखोगे, माना m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 u2 वेग से गतिमान है और दोनों में क्या होता है, संघट्ट होता है। संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड से जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, उसी दिशा में उभयनिष्ठ वेग v से चलने लगेंगे। क्या लिखोगे, माना कि दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 प्रारंभिक वेग u1 u2 से उसी दिशा में गति कर रहे हैं, इन दोनों पिंडों में संघट्ट होता है। संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड जुड़ जाते हैं, एक उभयनिष्ठ वेग v से चलने लगते हैं। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, यदि संघट्ट पूरी तरह अप्रत्यास्थ है, देन द टू बॉडीज स्टिक टूगेदर, देन द टू बॉडी स्टिक टू, वे दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऑन मूव विद कॉमन वेलोसिटी, और वे उभयनिष्ठ वेग v से चलने लगते हैं आफ्टर कोलिजन, संघट्ट के पश्चात। यदि संघट्ट पूरी तरह अप्रत्यास्थ है तो संघट्ट के पश्चात दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक उभयनिष्ठ वेग v से चलने लगते हैं। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये पिंड ए का, ये पिंड बी का, संघट्ट के पहले ये पिंड ए का, ये पिंड बी का। ठीक है, यदि देखिए कभी कभी होता क्या है कि दूसरा पिंड स्थिर है, कभी कभी हम देख लेते हैं कि दूसरा पिंड इसे u2 = 0 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पिंड क्या लेते हैं, u2 0, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर, तो इस समीकरण सहायता से हम संयुक्त पिंड का वेग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा, अब देखते हैं। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखा है, आप लोग केयर नहीं किए, ये उभयनिष्ठ वेग, तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 + m2v, और यहाँ क्या आ जाएगा, m1 u1 + m2 u2। तो इसमें हम उभयनिष्ठ वेग निकाल सकते हैं, m1 u1 + m2 u2 अपॉन m1। अब संघट्ट के पहले गतिज ऊर्जा और संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है कि नहीं रहती है ना, रहेगी कि नहीं रहेगी। इधर क्या कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने जो निकाला है संघट्ट के पश्चात संयुक्त पिंड का वेग। अब गतिज ऊर्जा में 6 निकालेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा में क्या निकालेंगे, 6, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको पहले देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2
m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको निकाल लोगे m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इनिशियल और इसको बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डेल के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इनिशियल माइनस फाइनल, सबट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए, डेल के इनिशियल क्या है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। तो v की जगह हम रख देते हैं कौन सा, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर u2 को 0 लेते हैं तो काफ़ी ईजियर हो जाता है, अभी हमने नहीं लिया है। डेल के, अब देखिए यहाँ पर 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। तो एक ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया एक फ्रैक्शन, ये हो गया दूसरा फ्रैक्शन। तो डेल के इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, ये एलसीएम ले लिए 2 और ये, और उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, m1 को ये दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, m2 को करते हैं प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। क्लियर? अब इसको तोड़ देते हैं फार्मूला में, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2। ये निगेटिव सारे चेंज हो गए, कुछ कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो बचा उसको लिख देते हैं। डेल के इक्वल टू क्या बचेगा हमारा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 अपॉन, कॉमन निकाल लीजिए, m1 m2 निकल गया। तो ये हो गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, तो ये हो माइनस 2 u1 u2, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंस u1 माइनस u2 स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या लिखोगे, सिंस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आल्सो पॉजिटिव है। ठीक है, तो u1 माइनस u2 स्क्वायर पॉजिटिव है तो डेल के इज ऑल्सो पॉजिटिव। इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि एक में पूर्णतः अप्रत्याशित संघटन में सदैव गतिज ऊर्जा में क्या होगा, लॉस होगा, क्षय होगा, और यह क्षय किसमें होगा, ऊष्मा एवं ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, क्या देखें अपन, इन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल, यानी क्या लिखोगे, इन परफेक्टली इनलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन there is always loss in kinetic energy, there is always loss in kinetic energy, this loss appears in the form of heat and sound energy। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा का क्षय होता है ये ध्वनि प्रकाश के रूप में क्या होता है, व्यक्त हो जाता है। क्लियर हुआ?
तो कल का टॉपिक में हम देखेंगे, अभी 25 मिनट है, चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं हम। एक टॉपिक और कौन सा देखेंगे? अच्छा, अब कल देखेंगे, आज की क्लास कवर करते हैं और कल हम देखेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोज में जो पसंद ना आए उसको हमको बताइए कमेंट में लिख कर, या जैसे भी होगा। अगला हम कल देखेंगे। अगला का टॉपिक हमारा क्या होगा? द्विविमीय प्रत्यास्थ संघटन को। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।